तो आप लोगों ने बच्चों सक्सेसफुली सीए फाउंडेशन के सिलेबस में 5 नंबर हासिल कर लिए हैं। तो इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं कि पूरे 100 नंबर में से कितने नंबर आपने हासिल कर लिए हैं? 5 नंबर। और 5 नंबर हासिल करने के लिए आपके पूरे 5 क्लास लगे। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि 95 मार्क्स की प्राप्ति के दौरान आपको कितना संघर्ष करना है। कितने बच्चों जिनकी आज फर्स्ट क्लास है? 1 2। तो भाई देखो, अभी 5 ही नंबर का पढ़ाया है तो तुम लोग भी सीए बन जाओगे। ठीक है, क्योंकि अभी कितना बचा हुआ है? 95 मार्क्स बचा हुआ है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। अरे डाउट मैं कराऊंगा ना, जो अभी भी डाउट में फंसी हुई है, डाउट क्लास के बाद। चलो बच्चों, अब स्टडी मटेरियल अगर आप अपना देखेंगे तो उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ है, कुछ लिखना मत, पहले सुनो। थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऐसा करके एक चैप्टर बना दिया और उसके अंदर 3 अलग अलग यूनिट डाल दिए। स्टडी मटेरियल बच्चों इधर ध्यान दो भाई, तुम लोग का हो गया बोझा ओझा निकल गया तो अब इधर ध्यान दो। स्टडी मटेरियल बच्चों सबसे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ाता है? डिमांड। सब अगर तुम अपने स्टडी मैट में देखोगे तो पहला चैप्टर वो क्या पढ़ा रहा है? डिमांड। और डिमांड के लिए बच्चों वो एक लाइन लिखता है कि डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज ड्यू टू यूटिलिटी। यानी डिमांड पढ़ाने के लिए जो वो सबसे पहली लाइन यूज करता है उसमें वो क्या लिखता है कि किसी वस्तु की डिमांड तभी पॉसिबल है जब उसमें बच्चों क्या मौजूद है? यूटिलिटी। क्या इस लिखी हुई लाइन में तुम्हें कुछ गड़बड़ नजर आता है या बस मुझे ही नजर आ रहा है? क्या कुछ गलत सा लग रहा है कि कुछ सर? हाँ, देखो पहला सवाल क्या आ गया? यूटिलिटी मतलब। अब देखो, स्टडी मटेरियल की कमी को समझिए। अरे वो ठीक है, तुमने 11th-12th में पढ़ा होगा यूटिलिटी, वांट, सेटिस्फाइंग पावर एंड ऑल दैट। लेकिन अगर ये लाइन ये कह रही है कि डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज ड्यू टू यूटिलिटी, इसका मतलब यही तो हुआ कि बच्चे को पहले पूरी की पूरी यूटिलिटी पता है, तभी तो वो आगे बढ़ सकता है। क्योंकि आपका पूरा डिमांड चैप्टर ही किस पे डिपेंड कर गया? यूटिलिटी। और यूटिलिटी बाद में पढ़ाता है, पहले क्या पढ़ा देता है? डिमांड। समझ आई बात? दिक्कत दिख रही है क्या है? अब क्या है, बच्चा हो गया कंफ्यूज क्योंकि इसने पूरे डिमांड चैप्टर में बार बार किस चैप्टर का रेफरेंस ले लिया? यूटिलिटी का। और यूटिलिटी चैप्टर खुद बाद में पढ़ा रहा है। तो यह पढ़ने का सही तरीका नहीं है। आईसीएआई किताब खराब नहीं है, बहुत अच्छी बुक है, लेकिन बस तरीके से क्या नहीं है? ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। इसीलिए बच्चे को थोड़ा कोचिंग की आवश्यकता पड़ती है। बाकी सीए फाउंडेशन तो देखो, अगर तुमको बोल दिया जाए कि 2 साल में कर लो तो सेल्फ स्टडी से कर लोगे थोड़ा थोड़ा करके। वो तो तुम टीचर को इसलिए पकड़ते हो कि सर 4 महीने का टाइम है, अब कहीं पहुंचने के 10 रास्ते होते हैं, हमें पता नहीं कौन सा रास्ता ठीक है, तो आप बता दो कौन सा ठीक है, क्योंकि आपने पहले भी बहुत लोगों को आगे पहुंचाया है, हमें तो पता नहीं है। तो टीचर का बस यही काम होता है कि जो उन्होंने बिखरे तरीके से पढ़ा रखा है उसको हम आपको क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ाते हैं। मेरे साथ इकोनॉमिक्स पढ़ने में अभी तक जो चैप्टर 1 था वो तो इंट्रो था, कायदे से इको अब स्टार्ट होने जा रही है। आपको अगर मेरे साथ जेन्युइनली इकोनॉमिक्स तरीके से पढ़नी है तो पहला नियम है कि छुट्टी मत मारिए। उसका मैं आपको कारण समझा देता हूं। जैसे आप 11th-12th पढ़ते हो ना, तो टीचर्स आपको इंडिविजुअली चैप्टर्स पढ़ाते हैं, लेकिन मैं ऐसे नहीं पढ़ाता। मैं सारे चैप्टर को आपस में कनेक्ट कर देता हूं, और यही इकोनॉमिक्स पढ़ने का सही तरीका है। तभी जाकर के आपके एमसीक्यू बिल्कुल इजी हो पाएंगे। क्योंकि जब वो एमसीक्यू स्टडी मटेरियल से बनेगा या आईसीआई जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप ये मत सोचिएगा कि वो डिमांड चैप्टर है तो सिर्फ डिमांड का ही क्वेश्चन होगा। वो डिमांड को यूटिलिटी से जोड़ देगा, प्रोडक्शन को कॉस्ट से जोड़ देगा। मार्केट चैप्टर के एमसीक्यू सबसे टफ बनते हैं, है वो कुछ भी नहीं, लेकिन वो क्या करेगा? प्रोडक्शन कॉस्ट रेवेन्यू सारी चीजों को ऐड करके क्या करता है? एमसीक्यू बनाता है। तो जो बच्चा ना छुट्टी लेता है, क्लासेस स्किप करता है, तो शुरुआत में उसे लगता है मैं कर लूंगा,
लेकिन ऐसा करते करते, स्किप करते 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 चैप्टर्स के बीच का कनेक्शन टूट जाता है। फिर आपका ना माइंड बाद में खुद ही कहेगा कि गिव अप कर दो, क्योंकि चीज इतनी ज्यादा हाथ से निकल चुकी रहेगी, क्योंकि तुम उसके बाद फिर संभाल नहीं पाओगे, और वहीं से तुम्हारा कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाता है। फिर जो तुम्हारे अंदर अभी पढ़ने का मोटिवेशन है वो बाद में नहीं रहेगा। अच्छा, पढ़ने के लिए मोटिवेशन क्यों है? क्योंकि माइंड बार बार कह रहा है कि हमसे हो जाएगा, पर जैसे ही दिमाग उल्टा बोलना शुरू कर देगा कि नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, तो फिर वो चीज फिर छूट जाती है। तो अगर इन केस नहीं आ पाते हो तो क्लास जब भी आप आइए तो पिछला रिकॉर्डेड क्लास एटलीस्ट जरूर देख करके आइए, चाहे आप 2x में देख करके आइए, पर आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि पिछली क्लास में क्या हुआ। और अगर किसी भी चैप्टर का पहला क्लास तुमने मिस कर दिया तो वो तो वैसे ही गया तुम्हारे हाथ से, क्योंकि पूरा बेस किस में चलेगा? फर्स्ट क्लास में। तो हम पढ़ने कैसे वाले हैं बच्चों, ये पहले लिख लीजिए। सिलेबस क्या रहने वाला, लिखो साथ के साथ। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं, 1 मिनट रुक जाना। देखो, इकोनॉमिक्स में जब हम माइक्रो पढ़ेंगे ना, तो माइक्रो में सिर्फ दो ही चीजें पढ़ाई जाती है, कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोड्यूसर बिहेवियर और मार्केट। चौथी कोई चीज नहीं होती है। इसी की ग्रेविटी क्या होती है? बढ़ते चली जाती है। तो अभी हम लोग क्या शुरू करने जा रहे हैं? कंज्यूमर बिहेवियर। तो अब इस पूरे के पूरे चैप्टर में आपका जो मेंटल साइकोलॉजी है वो कैसे रहेगा? आपको एक कंज्यूमर की तरह सोचना है। और कंज्यूमर कैसे सोचता है बच्चों? मैं कम से कम पैसे देके ज्यादा से ज्यादा वस्तुएं खरीदूं, ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा क्या मिले? सेटिस्फैक्शन मिले। जब हम प्रोड्यूसर बिहेवियर पढ़ेंगे तो पूरे चैप्टर में आपको क्या बन जाना है? प्रोड्यूसर। कैसे मैं कम से कम सामान दूं और ज्यादा से ज्यादा क्या कर लूं? पैसा ले लूं। दूसरी बात आपको एक और ध्यान में रखनी है, जब मैं कहता हूं कि आपको कंज्यूमर बनना है तो सिर्फ कंज्यूमर बनना है। तुमको चैप्टर इसलिए भी समझ नहीं आता क्योंकि तुम कंज्यूमर के साथ साथ प्रोड्यूसर को भी ढो रहे होते हो। मतलब कंज्यूमर तुम समझते हो, पर एट द सेम टाइम तुम प्रोड्यूसर के भी पर्सपेक्टिव को लेके चलते हो। तो फिर तुम्हारा क्या खराब हो जाता है? तुमको कंज्यूमर मतलब सिर्फ तुम कंज्यूमर, तुमको सेलर से कोई लेना देना ही नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, सर 100 का सामान है, हम तो 50 में ही खरीदेंगे। तुमको बस इतना सोचना है। तुम सोच लेते हो पर वो हमें 50 में देगा क्यों, इसमें तो उसका नुकसान हो जाएगा। ये तुम्हारा काम नहीं है। वो अपना सोचे, हमें से क्या लेना देना है। सोच के कौन सा तुम 50 उसको दे दोगे? तभी तो दोगे कितना, जितना तुमको देना है। तो व्हेन यू आर कंज्यूमर यू आर ओनली कंज्यूमर। तो यहां पर आपका पूरा दिमाग किस तरह से रहेगा? एज अ कंज्यूमर। तो इस पूरे कंज्यूमर बिहेवियर में बच्चों सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे, लिखो, वो हम पढ़ेंगे यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी एनालिसिस को बच्चों कार्डिनल एनालिसिस भी बोलते हैं। कार्डिनल एनालिसिस। जब आप ये पढ़ लोगे फिर आप पढ़ोगे इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। और ऑर्डिनल एनालिसिस बोलते हैं इसको। इसके बाद तुम पढ़ोगे बच्चों बजट लाइन। बजट लाइन के बाद तुम पढ़ोगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। जब कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पढ़ लोगे उसके बाद पढ़ोगे डिमांड। डिमांड के बाद पढ़ोगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बाद पढ़ोगे सप्लाई। सप्लाई के बाद पढ़ोगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कितने यूनिट निकलते हैं बच्चों?
8। जब तुम ये पूरे 8 यूनिट पढ़ोगे तो तुम कितने नंबर पाने योग्य बनोगे? 10। इतना सारा पढ़ोगे तब एग्जामिनर इससे कितने सवाल पूछेगा? 10। तो आप समझ सकते हैं कि उसके पास ऑप्शन बहुत ज्यादा है क्वेश्चन पूछने के लिए। तो बूंद बूंद से घड़े को भरना है। अब जो है सो है, और इसमें भी इसके अंदर भी बहुत कुछ है, ठीक है, लेकिन हम इसे बिल्कुल आसान रखेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। तो सिलेबस लिख लिया सबने। अब स्टडी मटेरियल में चाहे कैसे भी दिया है, हम कैसे पढ़ेंगे? इस तरीके से आपको ये हायरार्की फॉलो करनी है, ठीक है। तो चलो बच्चों यूटिलिटी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो 11th-12th में तुर्रम खान थे इकोनॉमिक्स में, तो तुमने ये पढ़ा है यूटिलिटी मतलब वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। फिर तुमने एक ऐसे ग्राफ बनाया, ऐसे ग्राफ बनाया, और चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। ये सब नहीं है यहां पर, तो अपना दिमाग इधर फोकस करना। शायद इस यूटिलिटी शब्द में ही पूरा 2 घंटा खत्म हो जाएगा। चलो, यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट दिया बच्चों मिस्टर अल्फ्रेड मार्शल, और ये मतलब तो ये यही कहते हैं कि इट इज वांट, लिखना मत, पहले सुनो, जब लिखने बोलूं तब लिखना। इट इज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। याद करो, मैंने कमोडिटी का कुछ मतलब समझाया था तुमको। हाँ, जब कमोडिटी लिखा होता है इट मींस दोनों की बात हो रही है, गुड्स एज वेल एज सर्विस। जब गुड्स की बात करेगा तो केवल क्या लिखेगा? गुड्स। और सर्विस की बात करेगा तो सिर्फ क्या लिखेगा? सर्विस। तो यानी यहां पर कमोडिटी लिखा यानी सर्विसेज और गुड्स दोनों से सेटिस्फेक्शन की बात हो रही है। लेकिन सर सवाल उठा कि आपने लिखा वांट सेटिस्फाइंग पावर, यानी किस चीज को सेटिस्फाई करने की बात हो रही है? वांट। तो पहला मुद्दा तो यही हो गया कि तो सर फिर वांट कहते किसको हैं? अब एक चीज होती है विश, एक चीज होती है बच्चों डिजायर, और एक चीज क्या है? वांट। अब ये तीनों एक ही बात है या इन तीनों में से तीनों में फर्क है? तुम वहां क्यों बैठ गया आज? मैं बार बार यहां देख रहा हूं, तुम दिख नहीं रहा है मुझे। हाँ जी, इन तीनों में क्या फर्क है? कोई बच्चा बताना चाहेगा? एनीवन? यहां पर ये क्यों नहीं लिखा विश सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, डिजायर सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी? पूरी करनी पड़ती है मतलब। अच्छा चलो, एक शब्द और, नीड क्या है फिर? हाँ जी। और कैसे पता चलेगा कि कौन? अगर बच्चों एक दिन मेट्रो ना चले, मैं जनकपुरी नहीं आ पाऊंगा पढ़ाने, तो ये मेरे सर्वाइवल पे इंपैक्ट डालेगा कि नहीं? पूरा बैच नहीं आ पाया पढ़ाने, मेरे सर्वाइवल पे इंपैक्ट डालेगा कि नहीं? नहीं डालेगा। मेरा घर कैसे चलेगा पैसा नहीं आएगा तो? अच्छा, अभी इस कमरे में सारे एसी बंद कर दिए जाए, सारे पंखे बंद कर दिए जाए, और मैं कहता हूं 6 घंटे पढ़ाऊंगा, क्या आप सरवाइव कर पाओगे? तब तो ये भी नीड हो गया। तो नीड जो आपको बचपन से पढ़ाया जाता है ना, रोटी कपड़ा मकान, वो नहीं है। नीड अलग चीज है। नीड की भी कैटेगरी है, कन्वेंशनल नीड्स, सिंबॉलिक नीड्स, और कोई? अच्छा चलो, तुम नीड, तो चलो ठीक है, रोटी कपड़ा मकान मान लेते हैं, ठीक है बच्चों, तो मेरी नीड सेटिस्फाइड है। रोटी मैं खाता नहीं हूं, हाँ कपड़ा मेरे पास है, ठीक है। नीड के बाद विश कौन बताएगा? काश मुझसे मोहब्बत का इजहार करती, काश कोई लड़की मुझे प्यार करती, तो ये विश है बच्चों। तो फिर डिजायर में परचेजिंग पावर आ जाएगी, वो चाहत और बढ़ जाएगी।
और वांट में फिर, वांट में हमारे पास पैसा होगा। चलिए समझते हैं। इकोनॉमिक्स को ना ही बच्चों किससे मतलब है, नीड से, ना ही इसको मतलब है विश से, ना ही इसको मतलब है डिजायर से, इसको सिर्फ किससे मतलब है, वांट से। लेकिन एग्जाम में एमसीक्यू बना करके आपको कंफ्यूज करेगा, तो मैं उस कंफ्यूजन को दूर करता हूं। फिलहाल मैं नीड पे बात नहीं करूंगा, नीड के लिए सेपरेट टॉपिक है। देखो, आप सभी हम लोग नॉर्मल इंसान हैं। एक नॉर्मल इंसान के दिमाग में 24 घंटे के अंदर लगभग 7,000 थॉट्स आते हैं। कितने विचार आते हैं, लगभग 7,000। इवन आप सोते भी हैं तो आपका दिमाग नहीं सोता, सपने आते रहते हैं, कुछ भी अगड़म बगड़म, कुछ भी, हेलीकॉप्टर शरीर पे गिर गया, फ्रिज बह गया पानी में, सपने में कुछ भी आता है। जैसे मेरे साथ क्या है कि मैं मूवीज कम देखता हूं, लेकिन मैं जो भी चीज देखता हूं ना उसमें थोड़ा कुछ ज्यादा ही घुस जाता हूं। जैसे इसलिए मैं भूत वाला सिनेमा नहीं देखता। अब भूत वाली सीरीज या मूवी देख लेता हूं, एक तो मैं अकेला रहता हूं पूरे फ्लैट में, तो मुझे लगता है पूरे घर में मेरे भूत घूम रहा है, और डरपोक आदमी हूं, फिर मुझे डर लगने लगता है, तो मैं भूत वाली चीजें क्या करता हूं, अवॉइड करता हूं। तो मैंने एक बार बच्चों एक सीरीज देखी है, एक मूवी देखी, वकांडा फॉरएवर। ठीक है, तो उसमें एक है व्यक्ति जो वकांडा का राजा है। रात में मैं देख रहा था, खाना वाना खाया और देखा, कुछ देर तक देखता रहा और फिर मैं सो गया। जब मैं सोया तो मैंने पाया कि वकांडा का राजा मैं हूं, हिमांशु वकांडा। तो अब रात भर बच्चों में क्या बन चुका था, वकांडा का राजा। और फिर मेरी नींद खुली, तो मैंने अपने वही 10 बाई 10 के कमरे में, किताबों से भरा हुआ कमरा, जिसमें मैं रात में जाता हूं तो किताबों को ऐसे ठेल देता हूं, और बेड पे जितनी जगह बचती है उतने पे मैं सो जाता हूं। लेकिन एक बात बताओ, एक रात भर में एक मन में एक बहुत भारी इच्छा जाग गई थी कि नहीं, कि मैं क्या बन चुका हूं, वकांडा का राजा। तो क्या अब मैं सुबह उठ के इस पर काम करना स्टार्ट कर दूं कि हाउ टू बिकम वकांडा का राजा। तो विश कोई भी चीज हो सकती है, इवन एब्सर्ड थॉट्स आर विश। मुझे कैटरीना कैफ बहुत पसंद थी, विक्की कौशल से शादी हो गई, अब मैं क्या करूं। पर क्या वैसे भी ये विश पूरी हो पाती, बोलो। उसका नौकर मेरे से ज्यादा कमाता होगा। तो विश कोई भी चीज हो सकती है। जैसे तुम कॉमर्स पढ़ रहे हो, लेकिन तुम कहते हो मुझको एस्ट्रोनॉट बनना है, इट कुड बी अ विश। तो विश कैन बी एनीथिंग, कुछ भी, ख्याली पुलाव, ये सब चीजें किस में फॉल कर जाते हैं, विश। इसी विश की तीव्रता जब थोड़ी प्रैक्टिकल हो जाए तो ये किसका रूप ले लेती है, डिजायर का। लेकिन अब जैसे देखो, इस विश में से तुमने चीजों को छांटा। जैसे तुम्हारे पास 7,000 विश थे, तो तुमको ही पता है कि 7,000 विश तो लगभग 99% फालतू की चीजें हैं। तो तुमने इसमें से 7 डिजायर्स को छांट लिया कि मरने से पहले मैं ये 7 काम करके मरूंगा या मरूंगी। और फिर इसमें से तुम 3 काम एक्चुअली में कर पाए, जो काम तुम कर पाए वही क्या है, वांट। समझ आई बात। तो फिलहाल जो तुम सीए कर रहे हो, जो पढ़ाई तुम्हारी चालू हुई है, ये किस कैटेगरी में फॉल कर रही है, विश में, डिजायर में या वांट में। फिलहाल ये डिजायर है। और जिस दिन तुम फाइनल का पेपर देके आओगे, कहोगे इस बार हो रहा है, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू वांट। और वैसे भी आप लोग क्लास में इस वजह से थोड़ी बैठे हो कि आपको नीड्स पूरी करनी है, भाई वो तो ऑलरेडी पूरी है, तुमको उसके क्या जाना है, ऊपर जाना है। इसी वजह से तुम यहां स्ट्रगल कर रहे हो। अभी जो कॉलेज करेंगे बेचारे बच्चे, कॉलेज भी करेंगे, क्लास भी करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, जिंदगी की ऐसी तैसी करेंगे, और ये सिलसिला नेवर एंडिंग है, चलता जाएगा। तो इसीलिए बच्चों, इकोनॉमिक्स कहता है मैं इतनी चीजें नहीं पढ़ाऊंगा, मैं केवल क्या पढ़ाऊंगा, वांट। तो वांट का बेसिक मतलब समझ में आ गया। अब यहां पर यह लिखा बच्चों कि यूटिलिटी का मतलब है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। तो सवाल उठता है कि सर, जैसे मैं ये कहता हूं कि इस ग्लास की मुझे जरूरत है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं इस ग्लास के लिए मुझे यूटिलिटी है। समझे नहीं तुम लोग, टेंशन मत लो, सब समझाऊंगा। यहां पर मैं लिखता हूं
क्या मैं सिंपल शब्दों में समझने के लिए यूटिलिटी इज इक्वल टू यूजफुलनेस लिख दूं? जो भी चीज मेरे लिए यूजफुल है वो मेरे वांट को सेटिस्फाई करेगी। जो भी चीज मेरे लिए क्या है, यूजफुल है, वो मेरे वांट को सेटिस्फाई करेगी। तो यानी यूजफुलनेस किसके बराबर है, यूटिलिटी के। यस और नो? नो। लिखिए, पहले इतना पार्ट लिखिए। यूटिलिटी गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल, इट मींस वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। तुम्हारी मेरे साथ पहली क्लास है, क्लास ही पहली है? अच्छा, लिख लिया? लड़की तुम डिप्रेशन में क्यों है, सब ठीक है ना? अभी से ही? अभी 2-3 महीने बाद? चलिए, कई बच्चे आते हैं कहते सर सीए करने की वजह से डिप्रेस्ड हो गए। सीए करने की वजह से बच गए, कुछ और करते तो क्या हो जाते, डिप्रेस्ड। तुमको क्या लगता है दोस्त यार जो तुमको एंजॉय करते दिखेंगे बहुत खुश है, वो सब की लगी पड़ी है भाई। वो आदमी सबसे कम डिप्रेस्ड है जो सबसे ज्यादा बिजी है। जो जितने ज्यादा एक्शन ले रहा है वो उतना कम डिप्रेस्ड रहेगा, और जो इसी चीज में कंफ्यूज है कि करूं क्या, वो डिप्रेशन में चला जाएगा। और जिसके पास करने को बहुत कुछ है वो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में जाएगा लेकिन बाउंस बैक मार लेगा। चलिए, इतना लिख लिया सबने। अब पहला स्टेटमेंट लिखिए, स्टेटमेंट नंबर 1 लिखिए, यूटिलिटी हैज नथिंग टू डू विद यूजफुलनेस, इट ओनली मीन्स want satisfying पावर। पहला स्टेटमेंट आप ये लिखें, यूटिलिटी हैज नथिंग टू डू विथ यूजफुलनेस। क्या पूछ रही है पहले ये बताओ? तू मेरे राइटिंग का कुछ ज्यादा मजाक नहीं उड़ाती? मैं इसका बदला लेता हूं, आराम से रुक जा। तो आगे बैठ। कितना पावर है, मेरे से ज्यादा है क्या? आगे बैठेगी अगली क्लास से। इस पे नहीं दिखता? देखो इसको। लिख लिया सबने? चलो समझते हैं। इसने कहा कि यूटिलिटी का यूजफुलनेस से कोई लेना देना नहीं है। समझते हैं क्यों? बच्चों अज्यूम करो कि मैं एक टेररिस्ट हूं, अज्यूम करना है, ठीक है? आई एम फ्रॉम अलकायदा, ठीक है? और मैं बॉम्ब लेकर के आया हूं, तो ये बताओ, उस मेरे पास वो बॉम्ब है, बिना बॉम्ब के मैं तुम सबको मार नहीं सकता। तो बॉम्ब मेरे लिए बहुत जरूरी चीज है कि नहीं? यानी वो बॉम्ब मेरे लिए यूजफुल है कि नहीं है? पूरा एकदम पेट वेट में पहन करके आया हूं, एकदम तैयार हूं, कब निपटा दूं कुछ पता नहीं। तो यानी कि, अरे सुनो, अब मैं वो बॉम्ब जो लेकर के आया हूं, क्या उस बॉम्ब के लिए, उस बॉम्ब की यूटिलिटी है कि नहीं मेरे लिए? मेरे लिए है कि नहीं? पर ये बताओ, ये जो बॉम्ब है ये यूजफुल कहां से लगता है? ये जब फटेगा तो ये किस तरह का यूजफुल चीज काम करेगा? इट विल ओनली क्रिएट हार्म। तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? वो जब बम फटेगा तो वो कहीं से भी यूजफुल नहीं है, रैदर वो हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है। पर उसमें क्या मौजूद है, यूटिलिटी। टेररिस्ट की वांट सेटिस्फाइंग पावर मौजूद है भाई उसमें।
ऑल्दो इट इज हार्मफुल। तुम सारे लोग बाजार का सड़ा हुआ मोमो, चाउमीन, समोसा खाते हो, तुमको पता है कि वो तुम्हारे शरीर को क्या पहुंचा रहा है, नुकसान। तो क्या वो यूजफुल है? वो क्या है? हार्मफुल। पर उसमें क्या छुपा हुआ है? तुम्हारे वांट को सेटिस्फाई करने की पावर। समझो, जैसे एक मोमोज वाले ने बहुत ज्यादा रेट बोला, स्ट्रीट के रोड पे खड़ा था, तो मैंने पूछा भाई लगाओ, तो बोलता है 160 रुपए प्लेट। मैंने कहा आए, मैंने कहा इतना महंगा क्यों है भाई? तो वो इंग्लिश में बोला, सर दिस इज हाइजेनिकली प्रिपेयर्ड एट होम। तो मैंने कहा फिर हाइजेनिक हो गया तो फिर तो स्वाद ही नहीं आएगा। भाई तुम सेम काम घर में करते हो, कहां वैसा टेस्ट आता है? वो तो भैया का पसीना उसमें मिलता है, जब वो गोलगप्पे वाला अपना इतना हाथ पानी में डाल के ऐसे ऐसे करके तुमको खिलाता है, तभी तो टेस्ट आ रहा है तुम्हें। तो ये बताओ, ये सब देखते हुए तुम उन चीजों को इग्नोर करके कहते हो कि नहीं? सब कुछ आंख के सामने हो रहा है। वो मोमोज वाला एक पन्नी में मोमो लेके आ रहा है और ऐसी बास्केट में डाल दे रहा है जो उसके पैरों के पास पड़ा हुआ है। वहीं पे डस्टबिन भी है, वहीं पे लोग खा के थूक रहे हैं, फेंक रहे हैं। तो कहां से हाइजेनिक हो गया भाई? अलकतरे से भी काला तेल में समोसा छन रहा है और एकदम डाला और बिका। तो ये बताओ, तुमको पता नहीं है कि ये तुम्हारे लिए हार्मफुल है? नहीं पता है? अच्छा, जैसे WHO ने एक रिपोर्ट जाहिर की, उसने कहा कि अब जो बच्चे हैं उनमें हार्मोनल चेंजेस बहुत फास्ट हो गए हैं, और उसका रीजन दिया जंक फूड, फास्ट फूड, ये सारी चीजें। तो ये सब कुछ जानने के बाद क्या हम छोड़ दे रहे हैं? अच्छा चलो, भैया 1, भैया 2 ये बहुत हाइजेनिक है, बनाते वक्त भी 2 बाल्टी से नहा लेते हैं, कहते भाई एकदम हाइजेनिक। और ये भैया एकदम पसीने पसीने हुआ रहता है, लेकिन इसका टेस्टी है, इनका हाइजेनिक है बस स्वाद नहीं है। किसके यहां भीड़ लगेगी? B2। तो आपको समझना, आपको कमोडिटी में ये नहीं देखना है कि यूजफुल है कि हार्मफुल है। अरे बिल्कुल बेकार है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो तुम्हारे वांट को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई। इसीलिए बच्चों, यूटिलिटी का ना दूसरा कोई मतलब ही नहीं है। यूटिलिटी का सिर्फ एक ही मतलब होता है, किसी भी वस्तु में वो ताकत मौजूद होनी चाहिए जो मेरे वांट को क्या कर दे? सेटिस्फाई। तो यहां पे मैंने लिखा बच्चों, कमोडिटी प्लस बहुत बढ़िया इज इक्वल टू सेल। दूसरा मैंने लिखा बच्चों, कमोडिटी प्लस बॉन्ड सेटिस्फाइंग पावर इज इक्वल टू सेल। कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? वस्तु कितनी बढ़िया है, कितनी हाइजेनिकली प्रिपेयर्ड है, कौन से रॉ मटेरियल से बनी है, मैटर नहीं करता। अच्छा चलो, एकदम सिंपल एग्जांपल लेते हैं बच्चों। मैं एकदम ना आकर के बोलता हूं कि मैं बॉस्टन यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कहां कहां से पढ़ के आऊं, 14 PhD कर रखी है। एक बात मेरी तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है, एक भी मेरा एक्सप्लेनेशन तुम्हारे को समझ में नहीं आ रहा है, तुम पढ़ोगे मुझसे? अब मान लो मेरे बदले एक 12वीं पास लड़का आ जाता है, तो क्या जबरदस्त एक्सप्लेन करता है एक एक चीज, पढ़ लोगे कि नहीं? क्योंकि उसके साथ क्या है? वांट सेटिस्फाइंग पावर है उस बच्चे में, जो तुमको चाहिए वो प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन यहां पर समझिएगा, मैं एक स्टेटमेंट आपको यह दे रहा हूं, किसी वस्तु में छुपी हुई ऐसी पावर जो मेरे वांट को सेटिस्फाई करे। मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूं? मेरे, हमारे नहीं, मेरे। दैट मीन्स यूटिलिटीज इंडिविजुअलिस्टिक। इंडिविजुअलिस्टिक मतलब जो वस्तु मेरे वांट को सेटिस्फाई करेगी, जरूरी नहीं है कि वो वस्तु आपके वांट को क्या करे? सेटिस्फाई करे। कैसे होगा ये मैं समझाऊंगा। ये स्टेटमेंट क्लियर हुआ सबको? ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे बच्चों, सिगरेट, सिगरेट के ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है इट कॉजेज कैंसर, यानी वो चीख चीख के कह रहा है कि इट इज हार्मफुल, इट इज नॉट एट ऑल यूजफुल। पर सेल का लेवल देखो। मैं दिल्ली में
2012 में आया था, भारी गरीबी के दिन थे। एक जैन भैया थे हमारे इलाके में, वो बड़ा सस्ता खाना खिला देते थे, मात्र 25 रुपए लेते थे, दाल चावल रोटी सब्जी सब खिला देते थे। और मेरा एक फ्रेंड था, वो थोड़ा रिच परिवार से था, उसने मुझे बोला कि आज रात में मिलते हैं। मैंने कहा आजा भाई। तो उसको स्मोक करने की आदत थी, तो मैं अभी जस्ट वहां से खाना खा के निकला था और उसने एक पर्टिकुलर पान शॉप पे मुझे बुलाया, मैं चला गया। तो उसने ना दुकानदार को 50 रुपए दिए और मैं उससे बात कर रहा हूं, दुकानदार ने उसको सिगरेट दी और 5 रुपए वापस कर दिए। अब मैं उसके बात पे ध्यान नहीं दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं भाई तेरे पैसे नहीं दिए इसने। कह रहा कौन से पैसे नहीं दिए? मैंने कहा 5 ही रुपए दिए उसने। तो कह रहा हाँ 45 रुपए की सिगरेट है, पता नहीं कौन से ब्रांड का सिगरेट था, क्या था, कोई नाम उसने अजीब सा बताया था। मैंने कहा ये पूरे दिन भर में तू कितना पी जाता है भाई? तो बोला 10-12 तो हो ही जाती है। अब सोचो मैं 25 रुपए में पूरा भरपेट खाना लेके आऊं, डकार ले लेके बात कर रहा हूं उससे, और वो मात्र 45 रुपए की क्या पी जा रहा है? सिगरेट। वो भी एक 450 रुपए का रोज सिगरेट पी रहा है। भाई उसके पिता पैसा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन एक बात बताओ, उसको पता है कि नहीं कि इतनी ज्यादा स्मोकिंग उसके लिए यूजफुल है कि हार्मफुल है? बट इट सेटिस्फाइज हिज वांट, नीड नहीं, सेटिस्फाइज हिज वांट। तो सिगरेट में क्या मौजूद है? वांट सेटिस्फाइंग पावर। तो समझ आई बात? ना ही यूजफुल से मतलब है और ना ही हार्मफुल से मतलब है। उसमें क्या मौजूद होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ वांट सेटिस्फाइंग पावर। तुम सारे लोग शार्क टैंक के जज हो और मैं अपना प्रपोजल तुम्हारे सामने लेकर के आता हूं। तो मैं कहा कि देखो, अगर मेरे पास एक इस तरीके का बैग है जिससे पेड़ कटने से भी बच जाएगा, क्योंकि पेपर बैग बनाते हैं तो क्या कटता है? पेड़। और पन्नियों का इस्तेमाल भी ठीक नहीं है। तो मैं कोई तीसरा ऑल्टरनेटिव लेके आया और तुम्हारे सामने मैंने रखा कि भाई इससे पेड़ कटने से भी बचेगा और पन्नियां भी बाजार से क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी। तो बताओ तुम सब पैसा लगाना चाहोगे कि नहीं? यस और नो? धन्यवाद, तुम लोगों ने मेरे बिजनेस आइडिया को सपोर्ट किया। अब तुम अगली चीज पर आओगे, क्योंकि तुम सब शार्क हो तो तुमको भी तो पैसा चाहिए। तो तुम पूछे कि बताओ आपका क्या कॉस्ट है, कितने में बेचोगे, क्या करोगे? तो मैंने कहा एक बैग बनाने में 120 रुपए का खर्चा है और 140 में बेचेंगे 20 रुपए का प्रॉफिट लगा के। अब बताओ कितने लोग पैसा लगाओगे? भाई इतनी यूजफुल चीज बना डाली, इतनी टॉप क्लास की चीज बना डाली, इतनी इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। अब ये बताओ एक प्याज बेचने वाला 30 रुपए किलो के प्याज के साथ 120 रुपए का बैग देगा? तो इसमें से क्या गायब हो गया? वांट सेटिस्फाइंग पावर। अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई कंफ्यूजन रह गई है। समझ आई बात? ये पहला स्टेटमेंट क्लियर हुआ? ठीक है, अब दूसरा स्टेटमेंट लिखिए। लिखिए यूटिलिटी इज, गर्मी लग रही है बहुत, काम नहीं कर रहा क्या ये? यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल। किसी चीज को न्यूट्रल होना कब कहते हैं? मतलब जब फर्क ना पड़े तो आप क्या हो? न्यूट्रल हो जाते हो। किसी ने कहा कि आपका पॉलिटिक्स में क्या है, तो किसी की भी सरकार आ जाए मुझे कोई मतलब, आई एम पॉलिटिकली न्यूट्रल। एक मूवी आई सिंघम, तो सिंघम में अजय देवगन जाता है और बहुत बेचारा परेशान हो गया है और एक जगह खड़ा होता है, तो वहां पर एक गरीब उसको दिखता है जो तुरंत बिरयानी खा रहा होता है। तो जाता है अजय देवगन और उसको भाषण देने लगता है, बोलता है कि तुम ही लोगों की वजह से बार बार जो सरकार है वो बना लेते हैं, तुम बिरयानी पे और शराब पे बिक जाते हो। तो कहता है भैया देखो, पहले भी जिसकी सरकार थी तब भी मेरे जीवन में कुछ नहीं बदला, उसके पहले भी जिसकी सरकार थी तब भी मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बदला, तो मैं कम से कम बिरयानी तो खा लूं। अभी बिरयानी क्यों जाने दूं? क्योंकि मुझे भी पता है जो सरकार आएगी तो भी मेरे जीवन में कुछ नहीं बदलेगा। तो वो क्या है? वो पूरी तरह से न्यूट्रल है। तो ऐसी परिस्थिति को क्या बोलते हैं? न्यूट्रल हो जाना। लेकिन ये कह रहा है कि ये किस तरीके से न्यूट्रल है? एथिकली। अब एक शब्द होता है बच्चों इंटेग्रिटी।
और एक शब्द होता है बच्चों एथिक्स। दोनों में क्या, इंटीग्रिटी सुना है किसी ने? नहीं सुना। एथिक्स सुना है? एथिक्स क्या होते हैं? मोरल वैल्यूज क्या है फिर बताइए? नॉलेज ऑफ राइट एंड रॉन्ग, ठीक है। अरे तो उसको एक्सप्लेन कैसे करेगी, समझाएगी कैसे? चलो मैं बिल्कुल आसान शब्दों में समझाता हूं। सोशली एक्सेप्टेबल, एथिक्स को समझाने के लिए एथिक्स वर्ड का यूज कर रही है। चलो मैं बिल्कुल बताओ। अरे तो वही तो एथिक्स का मतलब पूछ रहा हूं ना, ये तो आपने एग्जाम्पल दे दिया। एथिक्स है क्या? रूल्स। चलो समझते हैं। तुम सबने भी सही बोला है, मैं तो टीचर हूं, मेरा काम है शो ऑफ करना। तुम लोग सही बोले, कोई दिक्कत नहीं। देखो, इंटीग्रिटी ना बहुत मुश्किल काम है, सबके बस की बात नहीं है। इंटीग्रिटी ना प्रिंसिपल बेस्ड होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिद्धांतवादी होते हैं। वो किसी को ना समाज में दिखाने के लिए कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि वो वैसे हैं, इस वजह से वो वैसा करते हैं। जैसे मैं अपने पढ़ाने के तौर तरीकों पे क्या मेंटेन करता हूं, इंटीग्रिटी। जैसे कभी जब बच्चा पेपर देकर के आता है तो कहता है सर थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, सारे क्वेश्चन हो गए, ब्ला 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 बोलता है। एक बात बताओ, तुमको अच्छा पढ़ाना तो मेरी जिम्मेदारी है ना, तो इसमें थैंक यू का क्या बात है? लॉजिक की बात है। मैं उस चीज के लिए क्यों आपसे थैंक यू मांगू जो मेरा क्या है, काम है। हां, जहां मैं गलत कर रहा हूं, जहां मैं आपके साथ चीजों को जस्टिफाई नहीं कर रहा, वहां आपका काम है कि आप क्रिटिसाइज करें। जैसे लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, एज अ सिटीजन आपका काम गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है ही नहीं, आपका काम ही क्रिटिसाइज करना है। उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। दायरे में रह के क्या कीजिए, क्रिटिसाइज कीजिए। अब आप सरकार को कह रहे हो कि सरकार बहुत अच्छी है, बहुत काम कर रही है, तो उसी के लिए तो पकड़ा है उनको, तो इसमें आपको प्रेज क्यों करना है? ये तो उनका काम है ना। हाँ, वहां क्रिटिसाइज करना है जहां उनमें क्या है, कमी है। तो अब एक व्यक्ति है जो बच्चों चल रहा है, तो मैं ही मान लो मैं चल रहा हूं और मैंने एक चिप्स का पैकेट खरीदा। मैंने जब उस चिप्स के पैकेट को खत्म कर दिया, खा लिया, तो मैंने इज्जत पूर्वक उस चिप्स के पैकेट को फोल्ड करके अपने पॉकेट में रख लिया, और फिर जब मुझे डस्टबिन दिखा तब मैंने जाकर के उसमें थ्रो किया। सड़क पे मैंने कूड़ा नहीं फेंका। क्या मुझे किसी ने कहा था ऐसा करने को? क्योंकि मैं हूं ही ऐसा, इस वजह से मैंने ऐसा किया। ठीक बात। इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रिटी। अब एथिक्स समझो क्या है। मैंने लेस का पैकेट खाया, मैं चल रहा था, मैंने पैकेट को जमीन पे फेंक दिया। ऊपर से बालकनी से एक आंटी देख रही थी, घूर रही थी। मैंने कहा सॉरी, उठा लिया और फिर जाकर के डस्टबिन में फेंका। इसीलिए इसको मोरल वैल्यूज कहा जाता है। एथिक्स का मतलब है समाज के हिसाब से रहना। आप अंदर से वैसे नहीं हो, पर क्योंकि समाज की आपसे क्या है, वो एक्सपेक्टेशंस है। जैसे तुम स्कूल में जब टीचर आते थे, घुसते थे, तो तुम शुरू करते थे गुड मॉर्निंग सर, तो उसमें जो फर्स्ट बेंच वाले चापलूस होते हैं वो तो एकदम खड़े हो जाते हैं, और पीछे वाले ऐसे जल्दी कर यार बैठना, लेकिन खड़े होते हैं कि नहीं, क्योंकि टीचर को दिखाना है कि हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे मेरी क्लास में फुल अलाउड रहता है कि तुम फोन चला लो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पढ़ाने दो, बस मुझे डिस्टर्ब मत करो। पर मैं बच्चे से बस ये बोलता हूं थोड़ा ना ऐसे छुप के चलाओ, क्योंकि एकदम मुंह पे चलाओगे तो ज्यादा बेइज्जती जैसा लगता है। तो ऐसे छुप के चलाओगे तो थोड़ा सा लगेगा कि बच्चा टीचर का क्या कर रहा है, रिगार्ड कर रहा है। समझ रहे हो? क्योंकि वो सोशली क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेबल हो जाएगा। तो जीवन में आप भले इंटीग्रिटी का पालन ना करें, लेकिन किसका पालन करना चाहिए, एथिक्स। क्योंकि देखो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना, जहां भी तुम्हारा फायदा हो या जहां से भी तुमको ऐसा लगे कि तुम्हारा कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट जुड़ा है, वहां पे कभी भी जिंदगी में एटीट्यूड मत दिखाओ। बिल्कुल अकड़ को अपने पॉकेट में रख लो। ये सक्सेसफुल होने का बहुत बड़ा फॉर्मूला होता है, क्योंकि तुमको तुम्हारे जीवन में तुम्हारा ज्ञान आगे नहीं बढ़ाएगा, जो तुम्हारे साथ के लोग होंगे ना,
वो तुमको जितना पसंद करेंगे तुम उतना ही जीवन में आगे जा पाओगे। ज्ञान व्यान रखा रह जाता है। लोग इंटेलिजेंट लोगों के साथ काम नहीं करना चाहते, लोग उनके साथ काम करना चाहते हैं जिनके साथ काम करना पॉसिबल है। आप बहुत ज्ञानी है लेकिन कोई आपको पसंद ही नहीं करता, अलग ही अकड़ में रहते हो, हर आदमी सोचता है कहां टेंशन आ गया, तो तुम ज्यादा दिन नहीं खेल पाओगे। हाँ, ऐसे अकड़ू रहो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिखे यूं चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां प्रॉफिट है, जहां बेनिफिट है, वहां पे किसको मेंटेन करो? एथिक्स को। वहां बिल्कुल, अरे आप ही माई बाप भगवान आप ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे भले तुम अंदर से उस इंसान को बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन ऊपर से लगना चाहिए कि यू आर द गॉड। दैट इज कॉल्ड एथिक्स। अब यूटिलिटी क्यों एथिकली न्यूट्रल है? क्योंकि यूटिलिटी को ना सही से मतलब है ना गलत से मतलब है, उसको सिर्फ एक ही चीज से मतलब है, वांट सेटिस्फाइंग पावर। अब आप कह रहे हो कि सिगरेट पीना एथिकली ठीक नहीं है, लेकिन क्या सिगरेट बिकता है कि नहीं बिकता? क्यों? क्योंकि यूटिलिटी क्या है? एथिकली न्यूट्रल। जैसे मैं एक भैया जी को जानता हूं जो खुद शराब नहीं पीते हैं, लेकिन उनका बहुत बड़ा लीकर चेन है और उन्होंने कभी टेस्ट भी नहीं किया है, और 14-15 आउटलेट है। तो मैंने उनसे एक बार पूछा, उन्होंने मुझे इसका बहुत सटीक एग्जाम्पल दिया था। मैंने उनसे पूछा कि भैया आपको बुरा नहीं लगता आप लोगों को शराब पिला रहे हो, ये सब कर रहे हो, इतने ज्ञानी आदमी हो, इतने पढ़े लिखे हो, और कोई काम कर लेते? भाई क्या जवाब दिया उस आदमी ने, आज तक नहीं भूला हूं। बोलता है बैठ। बिठाया। मैंने कहा आगे सामने तुझे क्या दिख रही है? मैंने कहा भैया सड़क। बोला सड़क कितनी दूर है दुकान से? मैंने कहा कम से कम 20-25 फुट। तो कह रहे वहां से जो लोग हैं खुद आ करके खरीद के जा रहे हैं कि मेरे दुकान से बोतल उड़ के उनके मुंह में घुस जा रही है। क्या मैं फोर्स कर रहा हूं कि तुम मुझे बता रहे हो क्या सही है और क्या गलत है? अरे उनका वांट सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए वो आ रहे हैं और खरीद रहे। सही गलत से कोई लेना देना नहीं है। दैट इज यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल। ये दोनों स्टेटमेंट से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आए हैं। तो ये दोनों बातें क्लियर हुई। किसी बच्चे को कोई डाउट? तीसरे स्टेटमेंट की तरफ चलूं? चलिए, लिखो सबके पास पहले इको थी ना? कोई ऐसा जिसके पास नहीं थी इको, जिसने थोड़ा बहुत भी ये शब्द नहीं सुने हुए हैं? ऐसा कोई बच्चा तो नहीं बैठा? बैठा है तो भाई हाथ उठा दो, मैं उस हिसाब से बताऊंगा। सबको थोड़ा थोड़ा ये सारे शब्द सुने हुए हैं ना? ठीक है, लिखो wants are subjective and relative। अब इधर ध्यान दीजिएगा। अब मैं ये भी लिख सकता था बच्चों यूटिलिटी सब्जेक्टिव एंड रिलेटिव, और मैंने क्या लिखा? वांट्स। तो एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे यूटिलिटी लिखा हो चाहे वांट्स लिखा हो, दोनों इंटरचेंजेबली यूज हो जाते हैं। क्योंकि यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? वांट सेटिस्फाइंग पावर। तो आप स्टडी मटेरियल में कभी देखोगे यूटिलिटी लिख के देगा और कभी क्या लिख के देगा? वांट्स लिख के देगा। ठीक है। किसी चीज को बच्चों सब्जेक्टिव कब कहते हैं? हाँ एग्जैक्टली। सेम चीज के ऊपर आपके व्यूज अलग हो सकते हैं और मेरे व्यूज क्या हो सकते हैं? अलग हो सकते हैं। जब कोई व्यक्ति रेस्टोरेंट में खाने जाता है तो कोई बोलता है कि हमें बहुत पसंद आया, कोई बोलता है एकदम ही कबाड़ा था। जैसे फूड ब्लॉगर्स को तुम देखोगे, पहले कुछ जाएंगे और खूब तारीफ करेंगे, फिर एक जाएगा कहेगा भैया मैं जेन्युइन रिव्यू देने आया हूं, बहुत फालतू है, मत जाना कोई भी। होता है कि नहीं ऐसा? तो ये क्या है? सब्जेक्टिव है। और सबसे अच्छी बात समझो ये है रिलेटिव। रिलेटिव कैसे है? वांट सब्जेक्टिव तो है, रिलेटिव कैसे है? देखो, बोलो बोलो। देखो, कमोडिटी ए है और कमोडिटी बी है। कमोडिटी ए अपने आप खराब नहीं हो गई, जब तुमने इसको रिलेट करके किससे देखा? बी से, तब तुमको कमोडिटी ए क्या लगने लग गई? खराब। तो हो सकता है कि कोई वस्तु अभी तो तुमको सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है इसका कोई बेहतर क्या आ जाए? ऑल्टरनेटिव।
तो इसका नेचर क्या हो गया? रिलेटिव हो गया। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? तीनों स्टेटमेंट क्लियर है? चलिए, तीन स्टेटमेंट लिखवा दिए ना, चौथा स्टेटमेंट लिखो। ये फीचर्स हैं बच्चों, एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आता है। ये तो सबको पता ही है कि वांट्स दे का मतलब क्या है? वांट्स आर अनलिमिटेड, ये तो सब जानते हो। एंड दे आर रीअकरिंग बाय नेचर। रीअकरिंग बाय नेचर का क्या मतलब है बच्चों? हाँ जी, रीअकरिंग बाय नेचर का क्या मतलब है? देखो, नए वांट्स तो हमारे जीवन में ऐड होते ही रहते हैं, पुराने वाले भी बार बार क्या होते हैं? रीअकर होते हैं। अरे आज खाना खाया है, कल भी खाना है कि नहीं? इस दिवाली कपड़े लिए तो अगले दिवाली नहीं लोगे? लोगे कि नहीं लोगे? तो नए वांट्स तो जीवन में जुड़ते ही हैं, पुराने वांट भी बार बार क्या होते हैं? रीअकर होते हैं। हाँ जी, वांट्स आर अनलिमिटेड एंड दे आर रीअकरिंग बाय नेचर। दे लिखा हुआ है, ये तो एकदम साफ साफ लिखा हुआ है। लिख लिया? पांचवा लिखो, अब आसान आसान है। वांट्स डिफर इन इंटेंसिटी। बताओ, क्या मरने से पहले तुम अपने सारे वांट सेटिस्फाई करके मर सकते हो? इज इट पॉसिबल? तो अगला लिखो, ऑल वांट्स कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। ऑल वांट्स कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। पर इसके साथ एक अगला स्टेटमेंट आता है बच्चों, बट ईच वांट इज सैटिएबल। SATIABLE। अब समझते क्या कह गया? लिख लिया? इसने कहा कि ऑल वांट कैन नॉट बी सेट। बातें क्यों कर रहे हो तुम लोग इतना? इधर ध्यान दो। देखो मेरी बात समझो, मेरे साथ बस तुम 1.5-2 घंटे रहोगे, तो जितना हो सके मुझसे बात करो, मेरे साथ टाइम बिता लो। तुम एक दूसरे को तो कभी भी मिल जाओगे। अब जब बाद में मैसेज करोगे किसी चीज के लिए, तो मैं तय करूंगा ना कब रिप्लाई देना है। वैसे तो मैं तुरंत रिप्लाई कर देता हूं। तो इसी वजह से यहां पर आप मुझे सुनिए, क्योंकि आपने मुझे सुनने के पैसे दिए हैं, मेरे से बात करने की फीस लग रही है भाई। तो इधर ध्यान दीजिए। ऑल वांट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, बट ईच वांट इज सेटिएबल। हर कंज्यूमर जानता है कि वो अपनी सारी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो कुछ इच्छाओं को छाटे और उसके हिसाब से मेहनत करे, तो हर उस इच्छा को क्या कर सकता है? फुलफिल कर सकता है। तो सेटिएबल का मतलब होता है सेटिस्फाई हो जाने योग्य। अभी सेटिस्फाई नहीं हुआ है। जैसे एक बात बताओ, लोग कहते हैं सीए की पढ़ाई टफ है। टफ नहीं है, ये जो आपसे मांगती है वो आप दे ही नहीं रहे। भाई बोला गया कि भाई आपको सीए फाउंडेशन में 4 घंटे की सेल्फ स्टडी चाहिए, तुम 1 महीने में 4 घंटा सेल्फ स्टडी कर रहे हो और फिर कह रहे हो टफ है। टीचर तुमको कह रहा है कि भाई रोज पढ़ो, नहीं तो बाद में इतना इकट्ठा हो जाएगा तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन तुम कर ही नहीं रहे हो। तो ये बताओ, ये टफ है कि तुम टफ बना रहे हो? तुम उसको खुद टफ बना रहे हो। तो टफ नहीं है, तुमसे पहले बहुत लोग कर गए। टफ तब बोलते ना कोई कर ही नहीं पा रहा, तुमसे पहले बहुत लोग कर गए।
तो अगर तुम सीए करना चाहते हो और उसके अनुकूल मेहनत कर रहे हो तो बताओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा, सीए की पढ़ाई में एक और खास बात यह है कि यहां ना सब बराबर हैं। सब बराबर से मतलब है, पहला तो ना कोई रिजर्वेशन है ना कोटा है, पहले तो ये हो गया। दूसरी बात क्या है कि सीए की पढ़ाई को इससे भी कोई मतलब नहीं होता कि आप 11th-12th में कितने बड़े तुर्रम खान थे, चाहे आपके 60% थे तो भी, चाहे आपके 98% थे तो भी, यहां सब बराबर है, क्योंकि इस पढ़ाई का अप्रोच अलग है। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो 98% थे, सीए नहीं बन पाए, और 55%, 50% वालों को भी सीए बनते देखा है। यहाँ पे सब क्या है, बराबर हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, बिल्कुल जीरो से आप समझ सकते हैं करियर की आपकी शुरुआत है। तो समझ गए सेटिएबल का मतलब क्या है? सेटिएबल का मतलब जो चीज तुम करना चाहते हो उसको उसके हिसाब से करोगे तो जरूर वो चीज क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। चलो, ये सारा हो गया। ये थोड़ा सा बोरिंग पार्ट था लेकिन कराना जरूरी था। अब समझते हैं यूटिलिटी काम कैसे करता है। सुनना थोड़ा सा, फिर मैं लिखवाऊंगा। देखो, मार्शल साहब ने क्या किया, यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट दिया, पर इन्होंने ना सेटिस्फैक्शन को समझाने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया? नंबर्स का। क्योंकि नंबर्स का इस्तेमाल किया इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कार्डिनल अप्रोच। रेगुलर नंबर्स को क्या कहा जाता है, कार्डिनल नंबर्स। लेकिन बच्चों देखो, दिक्कत ये हुई कि आप ये कह रहे हो कि आपने ये बर्गर खाया तो आपको 5 के बराबर सेटिस्फैक्शन मिला। इस तरह से मार्शल समझा रहे हैं कि आपने बर्गर खाया तो आपको कितने के बराबर सेटिस्फैक्शन मिला, 5। ऐसा कहीं होता है क्या? ऐसा नहीं होता। पर ये सेटिस्फैक्शन को मेजर करने के लिए किसका, पर मार्शल साहब सेटिस्फैक्शन को कैसे मेजर करवा रहे हैं, नंबर्स में। तो क्या मार्शल साहब बेवकूफ थे? अच्छा, नंबर्स में मेजर करना गड़बड़ है तो पढ़ क्यों रहे हैं फिर? तो देखो मार्शल साहब क्या कहते हैं, लिखो मेरे साथ। मार्शल सेज आई नो फॉर द sake of understanding we are assuming numbers। इनमें पहले भी पंखे नहीं थे क्या? हमारा जो मेन सेंटर है वो इतना बढ़िया है, लेकिन वहां पर सीलिंग वीलिंग ये सब की दिक्कत आ गई है। जाओ जाओ, लिख लिया सबने? मार्शल साहब क्या बोल रहे हैं बताओ? नहीं हूं, मुझे भी पता है कि सेटिस्फैक्शन किस में मेजर नहीं हो सकता, नंबर्स में। सिर्फ समझाने के लिए मैं नंबर्स को क्या कर रहा हूं, अज्यूम। क्योंकि भाई इतनी सारी भावनाएं मैं किताबों पे कैसे उतारूं? मुझे तो किताबों में समझाना है ना, मैं किताबों में कैसे समझाऊं? तो मुझे भी पता है कि सेटिस्फैक्शन किस में मेजर नहीं हो सकता, नंबर्स में। पर समझाने के लिए क्या करूं? तो समझाने के लिए मैंने क्या लिया है, नंबर्स लिए हैं। पर क्या प्रैक्टिकली मार्शल साहब का ये जो नंबर वाला अप्रोच है कहीं आपने इस्तेमाल होते देखा है? किसी ने देखा है? किसी ने नहीं देखा? सबने देखा है और सब करते भी हो। कैसे? आप जो रेटिंग सिस्टम जो आप देखते हो वो मार्शल के कॉन्सेप्ट पे ही तो बेस्ड है। फीडबैक फॉर्म भरते हो, उसमें लिखा होता है दाल मखनी को 10 में से कितने नंबर देंगे, कढ़ाई पनीर को 10 में से कितने नंबर देंगे, वेटर की सर्विस को 10 में से कितने नंबर देंगे। तो किसका अप्रोच यूज कर रहे हो, मार्शल का। क्योंकि वहां भी भावना है, वो डायरी में कैसे लिखवाए। तो नंबर दे देने से एक सेटिस्फैक्शन का आइडिया लगा कि नहीं लगा? मूवी देखते हो तो बोलते हैं ना 5 में से कितने स्टार देंगे, 10 में से कितने स्टार देंगे। तुमको मैम एक फैकल्टी फीडबैक फॉर्म भी देंगी, उसमें लिखा रहेगा कि
और टीचर का कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, 10 में से कितना दोगे, एक्सप्लेनेशन स्किल कैसा है, 10 में से कितना दोगे। कॉलेज में जाओगे तो भी फॉर्म ऐसे ही भरवाया जाता है। तो वो जो तुम फीडबैक फॉर्म भर रहे हो नंबर्स का इस्तेमाल करके, वो किसका दिया हुआ कॉन्सेप्ट है, मार्शल साहब का। तो ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकली इनवैलिड कॉन्सेप्ट है, इसका खूब इस्तेमाल होता है। बोलिए, बात समझ में आ गई। लेकिन मार्शल खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मुझे भी पता है कि सेटिस्फेक्शन किस में मेजर नहीं हो सकता, नंबर्स में। तो ये बताओ, एग्जाम में क्वेश्चन है कि क्या सेटिस्फेक्शन नंबर में मेजर हो सकता है? यस बोलोगे, नो बोलोगे? नो। बहुत अच्छे। लेकिन अगर पूछे एज पर मार्शल, यस। ठीक है, ये लिख लिया सबने? चलिए, बहुत बढ़िया। अब अगली चीज लिखिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इकोनॉमिक्स में बच्चों जहां भी मार्जिनल लिखा होता है, मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, पर एडिशनल ना लिख के क्या लिखा होता है, मार्जिनल। गिवन बाई H Gaussian, also known as first law of consumption। बस डीएमयू पढ़ा के छोड़ दूंगा, गर्मी काफी ज्यादा लग रही है। तुम लोग की तरफ तो सोचो कम से कम पंखा है। अरे आजा भाई, नहीं है? यूजीसी की गाइडलाइन है, महिलाओं को बाहर और अंदर जाने के लिए शिक्षक से पूछना नहीं पड़ता। यूजीसी की गाइडलाइन है ये, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अज्यूम किसमें? गिवन बाई H गॉसेन, नाम है आदमी का, हरिंदर हलवाई। ये मत लिखाना भाई, मजाक कर रहा हूं। देखो ध्यान से सुनो, अगर तुम अपना स्टडी मटेरियल देखोगे तो देगा कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, मार्शल ने। पर मार्शल ने नहीं दिया है, किसने दिया है, H गॉसेन ने। मार्शल साहब ने इनकी थ्योरी का इस्तेमाल किया था, इसीलिए ज्यादा पॉपुलर कौन हो गए, मार्शल साहब। और इसे बोला गया था फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, अब ये होता क्या है, डिमिनिशिंग का मतलब घटता हुआ, मार्जिनल यानी के एडिशनल, और यूटिलिटी यानी के सेटिस्फेक्शन, घटता हुआ सेटिस्फेक्शन। तो देखो, दुनिया की बच्चों कोई भी वस्तु तभी तक अच्छी लगती है जब तक बाजार में उससे बेहतर वस्तु ना आ जाए। जीवन का यही तो रोना है, जो मिल गया वो मिट्टी है, जो नहीं मिला वही सोना है। तो जो जो चीज मिलते जाती है वो क्या होते जाती है, मिट्टी। एक दिन आपके पास सीए की डिग्री हो जाएगी, फिर आप पाओगे कि आपका पूरा समाज ही सीए से भरा हुआ है। तुम्हारा सर्कल कैसा रहेगा, सीए वाला। तो फिर तुम अपने आप को कुछ खास नहीं पाओगे। अरे खास तुम अपने गांव में जाके पाओगे ना, सब कहेंगे सीए साहब आए हैं। जब तुम्हारे पूरे फर्म में ही सीए हैं तो वहां फिर सोचोगे अब और क्या करूं जिससे मेरा ईगो बूस्ट हो, और नई चीज क्या करूं जिससे समाज मुझे वैल्यू दे। ये तो सिलसिला आजीवन क्या होगा, चलते रहेगा। सोसाइटी के लूप में तुम हमेशा फंसोगे। लूप को तोड़ दोगे तब मुक्त हो जाओगे। मेरी तरह बनना, लूप को क्या कर देना, तोड़ देना। मैं लूप को तोड़ चुका हूं। देखो, ये लॉ कहता है कि जब आप कोई भी वस्तु लगातार कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या होता है, कम होते जाता है। जैसे बच्चों, यहां पर कुछ ऐसा है ही नहीं, चलो कोई नहीं। ये जो बॉटल है बच्चों, जब मैं इसे खरीदने गया तो मैंने इसको ऐसे खरीदा, वाओ क्या बॉटल है, कैसे भी करके चाहिए। दुकानदार ने बोला 300 रुपए, मेरे पॉकेट में 250 रुपए ही थे। मैंने इधर उधर दोस्तों को फोन घुमाना शुरू कर दिया, भाई 20 रुपए डालियो कम पड़ रहे हैं, भाई 10 रुपए डालियो कम पड़ रहे हैं, एक ही बोतल है बहुत पसंद है चाहिए। कैसे भी करके मैं इसको लेके आया। अब जब मैं इसको घर लाया, क्या बोतल है,
क्या बोतल है यार, एकदम बोतल के ही चक्कर में पड़ा हूं, खुद बोतल हो गया हूं। फिर मैं दोबारा मॉल गया, इससे एक और अच्छी सुंदर बोतल दिखी, दैट फालतू। मैं बोतल की बात नहीं कर रहा था। चलो इधर ध्यान दो। तो कोई भी चीज तभी तक खास है जब तक उसका क्या नहीं मौजूद है, विकल्प। समझ आई बात? जैसे ही विकल्प आया उस वस्तु की वैल्यू क्या हो जाती है, डाउन। तो जिस दिन तुम सीए भी बनोगे, खूब तुम्हारा ईगो बूस्ट होगा, लेकिन कुछ समय के बाद कहोगे सीए ही तो है, कौन सी बड़ी बात है। समझ आई बात? तो लिखिए, एज वी कीप ऑन कंज्यूमिंग the same commodity continuously, the satisfaction derived from each successive unit goes on diminishing। जब हम एक ही वस्तु को लगातार कंज्यूम करते जाते हैं तो उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन कम होते चली जाती है। लेकिन ये नहीं समझना है, इसके बाद जो चीज है वो समझनी, ये तो सिंपल है। अब यहां पर देखो, सेटिस्फैक्शन बच्चों तब कम होगी जब आप कौन सी कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो, सेम। तो मिडिल क्लास आदमी बच्चों जब किसी शादी ब्याह में जाता है तो उसका एक ही नियत होता है, जितना पैसा दिया है उसको वसूलना है। तो क्या आप कंटिन्यूअसली पनीर टिक्के के स्टॉल पे ही खड़े रहते हैं? आप बार बार चेंज कर रहे हो, क्योंकि अगर सेम कमोडिटी हुई सेटिस्फैक्शन विल गो डाउन। बारबेक्यू नेशन कितने लोग गए हैं? कोई नहीं गया? 1 2 3 4। बारबेक्यू नेशन एक जगह है, रेस्टोरेंट है, वो आपको 800 रुपए से लेके 1200 रुपए में अनलिमिटेड खाना खिलाता है। तो वहां पर खाने का एक ट्रिक होता है कि किस तरह से आप ज्यादा खा सकते हैं, जिसे मुझे महारत हासिल है। अब जैसे मैं फूडी आदमी हूं, मुझे भोजन से बहुत लगाव है, तो मैं कहीं भी जाता हूं तो मेरे दिमाग में एक ही चीज रहती है कि यहां पर बढ़िया खाने को, बाकी दुनिया में सब चीज मुझे क्या लगती है, सेकेंडरी। पहले बढ़िया क्या होना चाहिए, खाना। अभी मैं कल हरिद्वार था, तो मैं पहले पूरे दिन घूम फिर करके पहले मैंने खाया, उसके बाद में कहा अब चलते हैं गंगा नहाने। सोचो नियम क्या है, मैं काम के जाके। तो बच्चों कल मैं सारे पाप धो आया हूं, आज से मैं रेडी हूं नए पाप करने के लिए। तो कमोडिटी का क्या होना जरूरी है बच्चों, सेम। अच्छा, कंजम्पशन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस। तो अब देखो कंटिन्यूअस में एग्जामिनर पता है तुमको कैसे फंसाएगा। कंटिन्यूअस का मतलब ये नहीं होता एक के बाद एक। कंटिन्यूअस को समझो, जैसे मान लो कि तुम्हारे घर में एक नियम है कि फ्राइडे को ना पनीर बनेगा। अब हर फ्राइडे मम्मी मटर पनीर ही बना दे रही है, सेटिस्फेक्शन डाउन होगा कि नहीं? पर सोचो एक मटर पनीर में दूसरे मटर पनीर में कितने दिन का गैप है, 7। कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन क्योंकि बार बार क्या बन रहा है उस दिन, मटर पनीर, तो वो भी क्या माना जाएगा, कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस का ये मतलब नहीं समझिएगा कि बिल्कुल एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। जैसे तुम किसी गेस्ट के यहां जाते हो, हर बार समोसा ही दे देता है, ऑल्दो तुम हर 10 दिन पे जाते हो। एक दिन तुमने बोले भाई क्या हर बार समोसा, बल्कि तुम कितने दिन के बाद जा रहे हो, 10 दिन के बाद, लेकिन फिर भी वो क्या माना जाएगा, कंटिन्यूअस। समझ आई बात? बाकी ये तो है ही, ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग। अब अगला प्रश्न तुमसे ये है बच्चों, क्या ये लॉ एब्सोल्यूट है, यूनिवर्सल है, हमेशा लागू होगा, हर वस्तु पे लागू होगा? नहीं। यानी ऐसी भी वस्तुएं हो सकती हैं जिससे सेटिस्फेक्शन घटे नहीं उल्टा बढ़े, जैसे कि ज्वेलरी। ठीक है, पैसे को कभी कोई मना करता है? पैसा जितना आएगा, कमाने की भूख
और बढ़ेगी। अच्छा एक कहानी सुनाता हूं तुमको। एक तोता था, तो सेठ ने तोते को पाल रखा था। तो सेठ की एक समस्या थी, सेठ बड़ी गंदी गंदी गालियां देता था। तो तोते में क्या बीमारी होती है, जो भी आप घर में बोलोगे ना वो वही सीख लेता है और उसको मिमिक करना शुरू कर देता है। तो अब सेठ माँ बहन की गंदी गंदी गालियां दे रहा है, तोता भी वही सीख रहा है, यार तेरी तेरी गाली बक रहा है। अब सेठ को तो गाली नहीं दे सकता, तो उसको भी कोई चाहिए कि किसी को क्या दे, गाली दे। तो अब एक आदमी तोता एकदम खिड़की पे बैठा रहता है, और एक पड़ोसी जो है रोज एकदम टाई बेल्ट जूता मोजा पहन करके अपना ऑफिस के लिए निकलता है, तोता उसको गाली बक देता है। अब भले ही तोता गाली दे रहा है, लेकिन अजीब तो लगेगा ना। आप मान लीजिए सीए बन गए हैं, बस टाई वाई लगा के, तोता आपको गाली बक रहा है, और बुरा लगेगा। इंसान देता समझ गया, तोता क्यों गाली दे रहा है। तो भाई कई दिनों तक तोता लगातार गाली देता रहा। तो फिर इस आदमी ने जाके सेठ से तोते की क्या कर दी, शिकायत कर दी। तो तोते की भाई बड़ी पिटाई हुई, डांट पड़ी उसको। तोते ने बोला ठीक है मैं अब से नहीं करूंगा। अब नेक्स्ट दिन फिर आया, अब वो फिर आदमी टाई बेल्ट एकदम लगा करके आगे बढ़ रहा है। वो तोते को देख रहा है, तोता उसको देख रहा है। समझ तो तू गया ही होगा। तोता क्या बोलता है उसको, समझ तो तू गया ही होगा। तो ये बताओ तोते ने गाली दी कि नहीं दी, दी कि नहीं दी। अरे दे दी भाई। जब वो ये स्टेटमेंट देता है कि भले मैं बोल नहीं रहा हूं, लेकिन तू समझ तो गया ना कि मैं क्या इशारा कर रहा हूं। अब सोचो तोते की इतनी पिटाई हुई है, फिर भी गाली पक गया अपने तरीके से। क्यों? क्योंकि उसको उस काम में मजा आ रहा था। जिस भी काम में आप आनंदित महसूस करेंगे, वहां क्या अप्लाई नहीं होगा, डीएमयू अप्लाई नहीं होगा। मैं जिस हॉस्टल में रह के पढ़ता था, तो उसके छत पे एक प्रदीप रामपाल नाम का लड़का रहता था। भाई बड़ी गंदी बांसुरी बजाता था, और रोज रात को 12 बजे शुरू हो जाता था। अब मुझे पकड़ लेता था, और सर सुनाऊं आपको बांसुरी। मैं क्या बोलूं, तेरी बांसुरी बहुत बेसुरी है भाई। लेकिन वो फिर भी 5 मिनट सुना देता था। फिर मैं छत से नीचे, एक दिन मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा भाई तू पागल है क्या, तू ढीला है थोड़ा सा, क्या कर रहा है तू, जान लेगा लोगों की। तो विचार कर सर मैं अच्छा नहीं। मैं कहा बहुत गंदा, तू खुद का भी ऑब्जर्व करके देख। 2 दिन उसने नहीं बजाया, तीसरे दिन फिर पे पे करता हुआ दिखा छत पे। हॉबी है, एडिक्शन, डीएमयू विल नॉट अप्लाई। आपका गला कितना भी खराब हो, जब कोई नहीं रहता आप मजे से गाते हो कि नहीं। इफ यू आर अ बाथरूम सिंगर यू विल सिंग। ठीक है, तो ये तो चलो हंसी मजाक वाले एग्जांपल दिए मैंने। तो आपको अगर किसी भी चीज की हॉबी है, वो आप बार बार करोगे। एडिक्शन है, हॉबी और एडिक्शन अलग चीज है। हॉबी इन अंदर से आती है, एडिक्शन कहां से आता है, बाहर से। जैसे किसी की भी जीवन की शुरुआत ऐसे ही होती है। भाई एक बार लेने में क्या जाता है, क्या कोई भी ऐसे पीने की शुरुआत करता है आज से मैं पियक्कड़ बनूंगा। सबकी शुरुआत कैसे होती है, एक जैसे, अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत सीधा साधा बच्चा रहा हूं, कर्मकांड मैंने भी बहुत किए हैं, लेकिन मैं नशीली चीजों से हमेशा क्या रहा, दूर। वो मेरा इंटरेस्ट एरिया नहीं था। लेकिन मुझे भी सब बोलते थे भाई एक बार, और मैं क्योंकि नहीं करता हूं तो मुझे और प्रोवोक करते थे, प्लीज भाई एक बार। जैसे मैंने आज तक जिंदगी में चाय भी नहीं पिया, तो मैं एक जगह ट्यूशन पढ़ाने जाता था, तो उन मैडम का सपना था कि हिमांशु एक बार तुम मेरे साथ चाय पियो। मैं कहता मैडम रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, नहीं पीऊंगा तो नहीं पीऊंगा। लेकिन जिनको एडिक्शन है, जिनको देखते हो चाय वालों को, बस एक बार बोलो भाई चाय, हाँ चल कहां जाना है, डीएमयू विल नॉट अप्लाई। मेरे मामा जी आधी रात को लोगों को उठा उठा के चाय पीते हैं, तो उनके घर कोई जाना ही नहीं चाहता। भाई चाय बनाओ, 2 बजे, फिर 3 बजे गए चाय बनाओ। तो इन सब चीजों पे डीएमयू जो है काम नहीं करता। बाकी इसको डिटेल में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।